सीएम जो है बंगाल का मुस्लिम होना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी और एक बार ऐसा लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो नॉनवेज पे रोक लग जाएगी। लोग कहने नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। विधानसभा के चुनाव तो कई राज्यों में हो रहे हैं, तमिलनाडु में, केरल में, असम में, लेकिन सबकी निगाहें मीडिया से लेकर एक आम जागरूक जनता तक की निगाहें बंगाल पर लगी हुई हैं कि बंगाल में क्या होगा। एसआईआर चुनाव आयोग को घेरे में लेती हुई दीदी के आदमकद होर्डिंग्स लगे हुए हैं कलकत्ता से लेकर बंगाल के छोटे शहरों तक, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी चुनाव आयोग के खिलाफ दलील देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां उत्साह में हैं और वहां ये नारे लगा रहे हैं कि 4 मई दीदी गई। दरअसल 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान होना है और 4 मई को रिजल्ट आना है। तो होगा क्या बंगाल के चुनाव में? 4 मई दीदी गई या फिर दीदी हैं और दीदी रहेंगी। पिछले कुछ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में लड़ रही है, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे थोड़ा सा झटका लगा था, 2019 के मुकाबले उसकी सीटें कम हो गई थी, लेकिन फिर भी 2016 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जियोमेट्रिकल, जिस तरह से उत्तरोत्तर बंगाल में अपना वोट बढ़ाया है और अपनी सीटें बढ़ाई हैं, वो मुकाबले को दिलचस्प तो बना ही देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट के लिए ममता बनर्जी भी उतर आई हैं और अपने आप को कम हिंदू नहीं दिखा रही हैं। अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं को लेकर हिंसा हो रही थी तब एक माहौल बन रहा था बंगाल में, और उसको लेकर बंगाल के हिंदू समाज में जो नाराजगी थी, उसके बाद भी दीदी ने थोड़ी सी अपनी टोन बदली और तमाम मंदिर, एक बड़ा जगन्नाथ मंदिर, हर हर महादेव के नारे, काली पाठ वो करती ही रहती हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी को इस पिच पर टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। बाकी मुस्लिम मतदाता दीदी के साथ पिछले कई चुनाव से कंसोलिडेट हुए हैं, ये चुनाव नतीजे बताते हैं, ऐसा लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि 2016 में महज 10% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव में उसको बढ़ाकर 38% पर ले आती है और 77 सीटों के साथ वो बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। एक वाम मोर्चे का कभी गढ़ रहे और एक समय लंबे समय तक राज कर चुकी कांग्रेस भी वहाँ पर सिमट सी जाती है। और नारे यहाँ तक लगते हैं कि पहले वाम फिर राम, यानी पहली पसंद लेफ्ट पार्टियाँ और उसके बाद राम यानी भाजपा की तरफ झुक जाने की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 2016 के बाद से 38% वोट 2021 के चुनाव में लाई, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हालांकि 2019 के मुकाबले 2024 में थोड़ा सा घटा। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मुख्य रूप से ये है अभी कि अगर 2021 के चुनाव नतीजों को आप देखेंगे तो 38 ऐसी विधानसभा सीटें थी, उसे 77 सीटें मिली थी। 38 सीटें वो महज 5% वोटों के अंतर से हारी थी और 75% सीटें वो महज 10% वोटों के अंतर से हारी थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इन्हीं सीटों पर है कि इनमें कम से कम टीएमसी का 5% वोट झटक लिया जाए। इसके लिए उनके पास प्लैंक है, हिंदुत्व का, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका मुद्दा है, और दीदी ममता दीदी की सरकार भी वहाँ पिछले 15 साल से है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के क्या इन 5% वोटों को खींच पाएगी? अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव के देखें तो 2021 में तो ममता बनर्जी ने अपने चुनावी इतिहास में एक बड़ी परसेंटेज, करीब 48% वोट उनको मिला था और उन्होंने एक बड़े बहुमत की सरकार बना ली थी। लेकिन ये उतार चढ़ाव होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपने 10 से 28% की छलांग लगाई थी वो भी महत्वपूर्ण है। तो अभी का गणित भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर यह टिका हुआ है कि अगर टीएमसी का 5% वोट, जो कि पिछले चुनाव में जिसने टीएमसी को वोट किया था, उसका हिस्सा या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए या इधर उधर थोड़ा सा चला जाए। इधर उधर जाने वाले कई फैक्टर हैं, जैसे हुमायूं कबीर और ओसदुद्दीन की पार्टी का गठबंधन है, कुछ नाराजगी है, या कुछ कांग्रेस में चला जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इन 75 और 38 सीटें, तो ये आंकड़ा करीब 113 के आसपास बैठता है। और इस पूरे कैलकुलेशन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का गणित ये है कि अगर 5% वोट हुए और अगर सारे गणित भिड़ाए गए तो वो 150 के आसपास पहुंच सकती है 294 विधानसभा वाली सदन में, यानी कि उसे
थोड़ा सा सामान्य बहुमत हासिल हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब आते हैं एक और दूसरे मुद्दे पर, एसआईआर पर। तमाम जानकार, अब एसआईआर की लगभग फाइनल लिस्ट आ गई है, बंगाल से नाम कटे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कि एसआर में बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर वोट कटेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के पास जो एक पॉलिटिकल मशीनरी है, उसने इसको थोड़ा बारा कम किया है। कोई बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं कटे हैं, और जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि करीब करीब ममता बनर्जी के लोगों ने उन लोगों के नाम लिस्ट में बरकरार रखवाए हैं, और एसआईआर का कोई ऐसा नुकसान दीदी को नहीं होने जा रहा है। चुनाव के चरणों की बात होती थी। बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जो चुनावी हिंसा से बहुत ग्रसित रहा है। वहाँ आठ चरणों में चुनाव हुए थे। पिछले विधानसभा चुनाव को याद करेंगे तो एक लंबे चरण में चुनाव हुए थे। उस समय दीदी ने यह आरोप लगाया था कि मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने चरणों में वोटिंग कराई है, ताकि वो वहाँ पर ज़्यादा पुलिस लगा के हमारे कमज़ोर और मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो मतदाता हैं उनको थोड़ा डरा सके। लेकिन दांव तो उल्टा पड़ गया, दीदी वहाँ बड़े पैमाने पर जीत गई। इस बार चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति बदल दी है और चुनाव बंगाल के सिर्फ 2 चरणों में हो रहे हैं। बड़ी राजनीतिक हिंसा वाला राज्य रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो केंद्र से बल मांगा गया है वहाँ चुनाव कराने के लिए। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे इस बात से खुश है क्योंकि वो मानती है कि राजनीतिक हिंसा का सहारा लेकर तृणमूल कांग्रेस बहुत जगह पर थोड़ा आगे निकल जाती है, और उसके लोगों का जो एक पार्टी की जो विंग है उसमें ऐसे लोग हैं जो कि एक चरण के चुनाव को प्रभावित करने के बाद दूसरे चरण में जाते हैं और वहाँ लोगों को मोटिवेट करते हैं, मारपीट या जैसे डराने धमकाने जैसी बातें होती हैं। तो एक साथ चुनाव होगा तो कम से कम टीएमसी का जो ये सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि टीएमसी का जो ये सिस्टम है वो कम से कम एक ही इलाके में एक्टिव रह पाएंगे और इससे ज़्यादा फेयर चुनाव होंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। ये कहा, बंगाल इस तरह का राज्य रहा है जहाँ पर चुनाव समितियाँ, जहाँ पर जो पॉलिटिकल मशीनरी और पॉलिटिकल सत्ता को एक तरीके से पहुँचाया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को। कहने को लोग ये भी कहते हैं कि थानों में किसकी एफआईआर लिखी जाएगी, किसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये उसी पार्टी के कार्यकर्ता और उसी पार्टी का स्थानीय कार्यालय तय करता है जिसकी सत्ता होती है। ये जब ज्योति बसु के समय से ही वामपंथियों पर भी ये आरोप लगते रहते थे और करीब करीब वही सिस्टम टीएमसी के लिए भी शिफ्ट माना जाता है। तो ये क्या, ये जो अभी का जो तर्क है कि एक कुछ समूह होते हैं इधर उधर जाते हैं, वो 2 चरणों के चुनाव में नहीं जा पाएंगे, जानने वाले ये कहते हैं कि टीएमसी के पास ऐसा कार्यकर्ता बल हर जगह है, यानी टक्कर कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी डाल है तो ममता बनर्जी पात पात पर हैं। एसआईआर के असर को उन्होंने कम किया है, बड़े पैमाने पर अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेगा? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दीदी तो ये जानती थी पहले से कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने तो लेयरिंग कर रखी थी कि आप किसको बनाओगे, और उन्होंने बंगाल में लगभग ऐसे पोस्ट पर लोगों को रखा था कि अगर एक हटाया गया तो दूसरा हटाया गया, और ये पूरी गणना टीएमसी ने स्थानीय स्तर तक की थी कि अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर भी बदलेंगे वहाँ पर तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो टीएमसी की मदद ना करे। ऐसा जो वहाँ के ग्राउंड पर काम करने वाले ये लोग बताते हैं। लेकिन फिर भी स्थितियाँ दिलचस्प तो हो ही गई हैं। इनकम्बेंसी दीदी को डरा रही है, थोड़ा बहुत वो भी है। एसआईआर का थोड़ा नुकसान भाजपा को भी है। जैसे कि मतुआ, जो कि बांग्लादेश से आए बहुत सारे शरणार्थियों का वोटर था, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता था, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में घुसपैठ या मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की जो बात हो रही थी उससे थोड़ा मतुआ प्रभावित हुआ है। और ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतुआ समुदाय इस बात से थोड़ा नाराज है। जंगल महल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का खासा प्रदर्शन अच्छा रहा है, और जो अनुसूचित जातियों और आदिवासियों वाला जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। दूसरे जो बंगाल में बड़ी संख्या है बिहार के मतदाताओं की, उसे भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। लेकिन दीदी के लिए एक मुश्किल अब जो ये भी गिनी जा रही है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बात करके वहाँ पर जो एक अपनी छवि एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता के तौर पर बनाई, और उन्होंने तो सीएम पद तक की मांग कर दी कि ये सीएम जो है बंगाल का मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और साउथ परगना के थोड़े हिस्से के 3-4 जिलों के एक पॉकेट में प्रभावी हो सकते थे। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि इन सब बातों का असर, जो कि हिंदुत्व बनाम ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के जीत की संभावना से, शायद वैसा नुकसान दीदी को ना देखना पड़े। लेकिन
अगर ये अक्रॉस द लाइन ये थोड़ा मैसेज गया और टीएमसी ने इन जिलों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुर्शिदाबाद जैसे, जहां कहा जाता है कि 50 से 60% के बीच मुस्लिम आबादी है, उन सीटों पर 2021 में बड़ी सफलता हासिल की थी। लगभग 85 सीटें उन इलाकों से जीत ली थी। उसमें अगर दीदी को मान लीजिए बहुत नहीं 10-15 सीट का भी नुकसान होता है तो फिर ये उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इनकम्बेंसी तो है ही है और बीजेपी उसी 5% अंतर को पाटने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी का वोटर 5% उससे घटे, वो उसके पास आए या इधर उधर जाए, तो वो अपनी संख्या को 150 तक पहुंचा सकती है। एक और बात पर आ जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो कि जब वामपंथी सत्ता को ममता बनर्जी ने उखाड़ा था तब उनके सहयोगी हुआ करते थे। पिछले चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से दीदी को हरा भी दिया। इस बार क्या इस तरह का माहौल बंगाल में है कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो वहाँ मुख्यमंत्री हो सकते हैं? अभी ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2021 में जरा पीछे लौटते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी और एक बार ऐसा लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उस वक्त ये भी कहा गया कि नहीं, संघ जो है वो अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाता है और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो दिलीप घोष और तमाम लोगों के नाम चले थे। दिलीप घोष उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो अब ममता बनर्जी के मुकाबले मुख्यमंत्री जैसा चेहरा लाना चाहिए, ये बात शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी से टक्कर देके तो सामने आ गई, लेकिन वैसा चेहरा नहीं आ पाया। एक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का भी नुकसान हुआ। तो अभी वहाँ लीड कौन चुनाव कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी बहुत पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन ये भी है कि वो सिर्फ एक पॉकेट जो मेदिनीपुर का है वहीं प्रभावी हैं और दीदी के मुकाबले वो भी थोड़ा कमज़ोर ही ठहरते हैं। अब बात आते हैं कि सबसे ज़्यादा भरोसा उसी दीदी की स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज पर है। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है। जो भद्रलोक है, बंगाल के भद्रलोक को अगर यूँ समझे तो बंगाली ब्राह्मण और वहाँ के कायस्थों का जो भद्रलोक है, उसका काफ़ी समर्थन ममता बनर्जी को भी रहा है और एक समय वामपंथियों को भी रहा था, ज्योति बसु जी को लिए। उसका भी एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक तो रहा है, लेकिन उसके पास अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। बंगला नेशनलिज्म, अभी जैसे एक मसला ये हुआ कि वहाँ ये मुद्दा छिड़ गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो नॉनवेज पे रोक लग जाएगी। लोग कहने लगे कि क्या बंगाली माछ भात नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। टीएमसी के नेताओं ने इस पर जगह जगह खूब बयानबाजी की। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा बैक फुट पर आकर डिफेंसिव होना पड़ा। तो इन सब बातों के साथ एक बंगाल की जो सब नेशनलिज्म है, जो एक बंगाली होने का प्राइड है, उसमें निश्चित तौर पर दीदी थोड़ा ज़्यादा हैं। वो बंगाली होने का एक चेहरा है, भद्रलोक का भी चेहरा है और एक बंगाली अस्मिता का भी प्रतीक है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा सा पिछड़ती नज़र आती है दीदी से, जिसकी भरपाई वो अपने समीकरणों के सहारे करना चाहती है। तो दीदी अपनी जो कैश बेनिफिट वगैरह स्कीम्स वगैरह हैं, मान लीजिए उससे वो अपनी इनकम्बेंसी की भरपाई कर पाती हैं, लेकिन जो कि बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व भी धीरे धीरे एक मुद्दा बना है और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत आधार है उसमें सिर्फ अब दीदी की एक छवि जो है और बंगाली नेशनलिज्म या बंगाली सब नेशनलिज्म जो है उसके लिए कि ये बंगाली है और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ऐसा होगा, गुजरात के लोग आ जाएंगे, इस तरह की बातें भी अब टीएमसी का काडर नीचे तक पहुंचा रहा है कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी इसकी काट कैसे करती है। ये थोड़ी चुनौती ज़रूर है, लेकिन बंगाल का मुकाबला बहुत कड़ा है। तो होगा क्या, क्या बंगाल का इतिहास बदलेगा वामपंथियों को उखाड़ने के बाद जो ममता सत्ता में आई, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात सही होगी? 4 मई दीदी गई, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबले बहुत दिलचस्प होने वाले हैं बंगाल की। और विश्लेषण के साथ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा हम आपके और भी विश्लेषण लाएंगे। तो अनुराग अड्डा में आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय भी ज़रूर दीजिए।